Now this is what I have made a short glimpse of what I think Israel जो reasons, what could be the reasons now to attack Iran and do a regime change. Yes, regime change करने की उसकी आइडिया है और उसका इंटेंट है, क्योंकि लास्ट आई गेस जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का जो लास्ट मेरे वीडियो में आप देख सकते हो कि जो उनका स्पीच था उसमें उन्होंने कहा है कि रिजीम जो वहाँ की है वो अनपॉपुलर है. पर्शियन पीपल आर वेरी गुड पीपल. Neither Persian people has any problem with Jews, nor Jews have any problem with the Persian people. The problem is the regime, the radical regime, and most prominently that radical supreme leader, Khamenei. So अब ये स्टेटमेंट के बाद ही हो सकता है जो अभी अटैक हुआ है ना, ये जो अटैक हुआ है ईरान की मिसाइल्स की ओवर इसराइल, ये आई थिंक इसी स्टेटमेंट के बाद हुआ है, क्योंकि ये तो सामने से खुला चैलेंज कर रहा है ना एक तरीके से. ये तो खुला चैलेंज है. अगर रिजीम चेंज करने का नेतन्याहू ने एक बात कर दिया, इसका मतलब वो खुला चैलेंज दे रहा है ईरान को, और वो वहाँ पे अनपॉपुलर है, तो उसको कुछ ना कुछ अटैक करना पड़ेगा इसराइल पे विद मिसाइल. तो वही मैंने बताया कि रिजीम चेंज करना उसका आइडिया है, और दिस कोड भी वन ऑफ द रीजन ये जो स्टेटमेंट आया है कि अभी जो रिसेंट अटैक हुआ ना, अब इसराइल क्या करेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स, दैट इज वन, मतलब जो इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन का पॉइंट है कि द लिम्स ऑफ ऑक्टोपस हैज़ बीन मेड डिफंक्ट. अभी जो ऑक्टोपस है दिस इज ईरान. ये समझना होगा कि ईरान को ऑक्टोपस क्यों कहा जा रहा है और उसको लिम्स क्या चीज़ है, हिजबुल्लाह, हूथीज़ एंड हमास क्या लिम्स है. तो पहले इसको समझते हैं कि ऑक्टोपस क्यों कह रहे हैं ईरान को. तो उसके लिम्स को हमने अभी डिफंक किया है, तो ये राइट टाइम है टू स्ट्राइक द हेड. ऑक्टोपस का हेड ईरान है. सो वेट अ सेकेंड. या सो दिस इज़ वन विच आई गॉट, और मैंने ऐसे थोड़ा डिबेट करने की कोशिश की है कि हाउ ईरान फंक्शंस लाइक एन ऑक्टोपस. सो ईरान का ये जो है ना, ये हेड है, ऑक्टोपस होता है. दिस इज अ सिंबॉलिक आई थिंक डायग्राम. ऑक्टोपस आप जानते ही होंगे क्या है. एक हेड होता है, उसके वेरियस लिम्स होते हैं. तो ये ईरान है द हेड. इसके लिम्स देखोगे हिजबुल्लाह, और भी लिम्स है छोटे मोटे अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसके हैं, फंडिंग करती रहती है ये. तो इसके मेन है हिजबुल्लाह, हमास एंड हौदीज़. ये यमन में है, हमास गाज़ा पट्टी पे था, अभी भी है. हिजबुल्लाह लेबनान में है. तो अभी आप देखो कि हौदीज़ इसराइल ने 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था लास्ट ईयर, वो हमास ने करवाया था. तो हमास को तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ किया है बहुत हद तक. नियर अबाउट 40,000 सोल्जर जो उसके थे उसको मार गिराया उसने. और उसको थोड़ा फ्लैटनिंग करने के बाद दे वेंट टू दिस हिजबुल्लाह जो लेबनान में है. एंड वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि पहले उनके जो भी कमांडर्स थे, जो उनकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट थी, मिडिल लेवल कमांडर्स थे, उनको न्यूट्रलाइज़ किया. मेजर अटैक करा के एक सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट किया, और फिर पूरा उसने कैबिनेट जो उसकी थी उसको उड़ा दिया, और फाइनली नसरल्ला जो था उसको भी न्यूट्रलाइज करने में उनको कामयाबी मिली. इसके अगले ही दिन या 24 आवर्स 36 आवर्स में उसने ऑयल डिपो जो हूदीज़ का था यमन में, उस पर भी अटैक किया. तो उसने ये तीनों को डिफंक्ट बना दिया है. ये डिफंक्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिफंक्ट, मतलब 50-70% 80% डिफंक्ट कर दिया है आज के डेट में. अब ये डिफंक्ट क्यों किया जा रहा है इसको, क्योंकि ये तो डायरेक्ट चैलेंज था और ये भी चैलेंज था. अब इनके जो चार्टर है ना, इनके चार्टर में ही लिखा गया है कि चार्टर क्या होता है, एक विजन एंड मिशन स्टेटमेंट होता है. तो हमास के चार्टर में लिखा गया है कि ये लड़ाई हम तब तक करते रहेंगे जब तक ज्यूज़ जो है वो एक भी ज्यूज़ इस प्लानट पे बचे ना. हिजबुल्ला का भी यही चार्टर है. हाउ वुड यू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑन द टेबल. अगर सामने वाली कोई पार्टी का एम ही है कि आप जिंदा ना रहो, तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप जिंदा ना रहो जो वो चाहते हैं, या फिर जो चाह रहे हैं कि आप जिंदा ना रहो उसको आप जिंदा ना रहने दें. यही तो हो सकता है ना कंडीशन. तो यही इसराइल कर रहा है. अब ये करने के बाद ईरान ही इंपॉर्टेंट है, और ईरान ने अटैक भी किया है. अब ईरान क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ईरान पे तो अभी तक अटैक डायरेक्टली नहीं किया था इसराइल ने. अब इसको समझने के लिए हमको एक लेवल और नीचे जाना पड़ेगा. ये जो हेड है ना ईरान, और लिम्स, लिम्स बेसिकली इसके बहुत सारे हैं. ऐसे तो मेनली हम बात कर रहे हैं अभी जो मिडिल ईस्ट में प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूथीज़. इनको प्रॉक्सीज भी बोला जाता है. तो ये क्या कर रहे हैं कि हेड और लिम्स में एक रिलेशन है, गिव एंड टेक का साइक्लिकल रिलेशन है. व्हाट डज हेड डज, ये हेड क्या करता है कि इट सप्लाइज आर्म, मनी एंड आइडियोलॉजी टू वेज वॉर अगेंस्ट ज्यूज. और अर्लियर जो था, मतलब उनके लिए जो अमेरिका एंड ऑल सीरिया और वहाँ पे भी करते थे, बट अभी मेनली ज्यूज के लिए वही काम करवा रहे हैं. किसके थ्रू, लिम्स के थ्रू. क्या कर रहे हैं लिम्स को, क्या दे रहे हैं, आर्म्स, मनी, आइडियोलॉजी एंड एवरीथिंग पेनिट्रेट कर रहे हैं इसमें. अब व्हाट लिम्स क्या कर रहा है हेड के लिए, लिम्स भी तो कुछ करेगा ना. अगर हेड पैसा दे रहा है, आर्म्स दे रहा है, तो लिम्स क्या कर रहा है. और लिम्स जो है दे आर एक्टिंग एज अ बफर. इसके लिए सो दैट हेड जो ईरान है ना, ये सेफ रहे, पहला चीज़. और दूसरा चीज़ कि ये टाइम इनको मिल पाए. फॉर व्हाट, टू डेवलप न्यूक्स, दैट इज़ द न्यूक्लियर बॉम्ब्स. जिसकी इंटायर न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर यूएसए ने भी सैंक्शन लगा दिया, वर्ल्ड से भी उस पर सैंक्शन है. तो उसको टाइम चाहिए. उसको 6-7 साल, उस पर भी आगे आएंगे कि उसको 6-7 साल अभी उसको बस चाहिए, मतलब मोस्टली 10 ईयर्स चाहिए. इट इज़ जस्ट 10 ईयर्स लैगिंग बिहाइंड टू हैव अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नेशन.
So that is very disastrous for the world. So we need to think again कि इसको बिना समझे हुए we cannot address the situation in the Middle East or what actually Iran is doing with its limbs and playing just like an octopus does. So this octopus nature we need to understand. वैसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब ये लिम्स को जितना ये खड़ा करेगा, इजराइल इससे लड़ते 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 अपने पैसा, अपना इकोनॉमी, अपना दिमाग, अपना सब कुछ इस तरफ लगाया रहेगा, और ये हेड है, ये अपने आप को और बड़ा कर लेगा। ये ऑक्टोपस से एक प्रॉपर्ली मोबाइल बन जाएगा, मतलब ये चल नहीं सकता ना, इसके पैर नहीं है, चलने के लिए इसको इसका सहारा लेना पड़ता है। अब वहाँ वो उसको चल जब वो न्यूक्स डेवलप कर लेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लेगा, तो फिर एक प्रॉपर एक ये बन जाएगा, इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके हाथ आ जाएंगे, इसके पैर आ जाएंगे ईरान के। यही इसका पूरा एक बहुत बिग एजेंडा यही है। प्रॉब्लम क्या है लिम्स के साथ कि एक आइडियोलॉजी बेस्ड है। हमास आज की डेट में नहीं है, फिर से उसको खत्म कर दिया गया और पहले भी किया जा चुका था उसको, लेकिन वो आइडियोलॉजी बेस्ड है। तो वो फिर रीग्रो कर लेते हैं। रीग्रो कैसे करते हैं? जैसे एक वायरस होता है, वायरस जब इंसान पे रहता है तभी वो उसको एक होस्ट की ज़रूरत रहती है, तो बिना होस्ट के वो जिंदा नहीं रह सकता। वैसे ही आइडियोलॉजी और इसराइल के ऊपर वो अटैक करके तभी उनकी जिंदा, मतलब उनके एग्जिस्टेंस भी वही है। जो इससे पहले मैं बता रहा था कि जो चार्टर एक्ट है, जो चार्टर के बारे में बात किया गया था, कि इनका जो विजन और मिशन स्टेटमेंट है वही ज्यूज के लेके ही है। Their entire existence depends upon the Jews. Till then, when Jews are alive, they will be alive. And this is an idealized and ideology-based systems और organizations. तो इनका इशू यही है कि आप कितना भी इस पे अटैक कर लो, मैंने नसरल्ला को मार दिया, हमास पे अटैक कर दिया, उनके लीडर चेंज हो जाएंगे, टाइम लगेगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि दे स्टिल रीग्रो। प्रॉब्लम विद देम यही है, वो फिर से मशरूम कर जाते हैं, दे रीग्रो। Therefore, we need to draw a boundary and we need to attack on the head, that is Iran. तो इसको जब तक आप न्यूट्रलाइज नहीं करोगे, इसके हेड को, तब तक ये लिम्स फिर से आते रहेंगे। ये रावण जैसा नहीं होता है कि एक सर कट गया फिर भी आ रहा है, एक सर कट गया फिर भी आ रहा है। वही वाली बात है, इसके लिम्स आप काटते रहो फिर आते रहेंगे। रावण तो ठीक है, वो रावण में तो और भी एथिक्स थे, बट रावण से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए ईरान को, रेडिकल इस्लामिक फैनेटिस, ये जो फैनेटिक्स हैं। तो इनका प्रॉब्लम ये है, तो अनलेस ये वर्ल्ड इसको समझे बिना, और इनके फंक्शन को समझे बिना, इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड। एंड इजराइल इज नॉट फाइटिंग इट्स ओन वॉर, इजराइल इज फाइटिंग अ सिविलाइजेशनल वॉर, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो ये चीज़ हो गया। तो ये तो हो गया, दिस इज द रीज़न, जब हम मेन बात जो कर रहे थे कि लिम्स ऑफ द ऑक्टोपस डिफंक्ट हो चुका है, एंड इट इज द राइट टाइम कि इजराइल नीड टू अटैक एंड डू अ regime change देयर। सेकंड रीज़न इज दैट कि ईरान ने अभी जो अटैक किया वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया है, और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो भी अटैक किया है, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक क्यों किया है? अभी तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये तो तीनों जो भी ये लिम्स हैं इसके, हिजबुल्लाह, हूथीस और हमास, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो ईरान क्या बोलना चाह रहा है कि अब अगर मैं टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा हूँ? बट फिर भी ईरान ने अटैक कर दिया इस पे। तो ये उसको डायरेक्टली अपने आप को ये समझा, मतलब वर्ल्ड को बता रहा है कि मेरा रिलेशन है इससे। तो वर्ल्ड को ये समझना चाहिए ना कि किसी का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन है, तो वर्ल्ड विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ईरान को कोई ईरान कैन नॉट गार्नर एनी काइंड ऑफ इमोशंस, कि वो इमोशनल हो जाएगा और मतलब वर्ल्ड इमोशनल हो जाएंगे कि ईरान पे अगर अटैक होगा तो, क्योंकि हम तो अटैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे कर रहे थे, तो व्हाई डिड यू अटैक अस? देयरफॉर दिस इज द बेस्ट टाइम टू अटैक ऑन ईरान। सेकंड रीजन। थर्ड रीजन जो मुझे लगता है कि जो ईरान इज जस्ट 6 to 7 years बिहाइंड डेवलपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है कि 6 से 7 साल ही बस बचा है उसको अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बनाने में। नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ये है न्यूक्लियर फैसिलिटीज उसकी, ईरान की। अब आप देखो, ये पूरा ही आता है उसके अंदर, मिसाइल वाले पार्ट के अंदर, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, थ्रू दैट मैप एंड सिमुलेशन। जो उसका जेरिको 2 जेरिको 4 है, वो इसके अंदर जेरिको 2 ही कवर कर लेता है। सो उसके सागार्ड यूरेनियम माइन है, याजर्ड यूरेनियम माइन है, फिर एक एनरिचमेंट प्लांट है, तेहरान रिसर्च रिएक्टर्स हैं, पार्शियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हैं, एशफाहान यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटीज़ हैं। तो ये इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, हो सकता है इसराइल इस पे अटैक करे, हो सकता है उसके एयरपोर्ट्स पे अटैक करे, हो सकता है उसके इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं उस पे अटैक करे, हो सकता है खमेनी को न्यूट्रलाइज कर दे। एंड वन मोर चांस विच इज़ मोर, जो भी दिख रहा है वो है ये, कि ईरान का लार्जेस्ट पावर प्लांट है, नियर अबाउट 3000 मेगावाट। लेट मी शो यू दिस वीडियो। दिस इज द वीडियो कि ये कैसे इसकी डिपेंडेंसी है। अगर इस पे अटैक किया गया
तो ईरान पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगा हुआ है, तो हमको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे अगर अटैक इसराइल करेगा तो फिर एक वाइड रमिफिकेशंस होगा, एंड उसकी जो भी कैपेबिलिटी थोड़ी बहुत थी और अंदर से ही उसके जो आवाज़ें ऐसे ही आती हैं उसके रेडिकल रिजिम के ऊपर, वो और प्रबल हो जाएंगी। तो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द टारगेट ऑफ द इसराइल। ये तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो गए, तो ये हो सकता है। इंटरनल पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा अभी इसराइल को मिल रहा है। रीज़न ये है कि जो पेजर अटैक हुआ उसके बाद से एक सक्सेसिव इवेंट्स होते गए, उसके बाद तो उसमें एक जो इंटरनल चल रहा था कि मतलब देयर आर आल्सो इंटरनल फैक्शंस कि नेतन्याहू इज़ फ्रॉम वन पार्टी, ही इज़ आल्सो लीडिंग हैविंग अ कोलिशन गवर्नमेंट देयर। तो उसमें थोड़ा इश्यूज़ थे, बट अभी उनको पब्लिक सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, और ये कब तक मिलेगा इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं। सही समय पे सही चीज़ कर लेना ही बुद्धिमानी होती है। तो एक ये रीज़न भी हो सकता है। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो आज के डेट में देखा जा रहा है, इमीडिएट रीज़न देखा जा रहा है इतने जल्दी जल्दी एक्शंस होने के, वो है यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस। नाउ व्हाट इज व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट आर मतलब ये रीजंस वी हैव सीन हियर ना, कि एक तो ये है यूएसए डायरेक्टली कितना हेल्प कर रहा है, उसके एसेट्स, नेवी एसेट्स, स्पोर्ट्स, F-13 F-15, ये सारे चीज़ यूएसए के ही प्लेटफॉर्म पे कलेक्टिवली बनाए हुए हैं, और कुछ यूएसए ने ही उसको दी है डायरेक्टली। उसके आयरन डोम सिस्टम्स, ये सब तो यूएसए के ही हैं, और यूएसए के जो एड्स हैं थ्रू कांग्रेस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ऑल, वो सब जो आ रहा है उसको मिल रहा है। तो ये रीज़न तो है ही। अब इसमें क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स में नेतन्याहू का डिस्कम्फर्ट रहा है किसके साथ, ओबामा रिजिम के साथ। वहाँ पे उसके इश्यूज़ रहे हैं। लेट मी शो यू कि उसके इश्यूज़। यू सी एक ये रिपोर्टिंग, ये मतलब इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ र्यूमर, इट इज़ एक्चुअली ट्रू कि जो ओबामा नेतन्याहू रिलेशनशिप है दैट हैज़ बीन स्ट्रेन्ड फ्रॉम द गेट गो, एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं उसके बहुत सारे। जब वो बना रहा था सेटलमेंट्स, तो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यूएसए ने रिस्ट्रेन कर दिया था वोटिंग से, इंस्टेड ऑफ वोटिंग इन फेवर ऑफ इसराइल। और ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द डीप स्टेट इन दैट, जहाँ पे डेमोक्रेट्स में, क्योंकि अब वही बात है कि ओबामा से क्या लेना देना अभी, बट ओबामा से लेना देना इसलिए है क्योंकि ओबामा जो है उसी की सेकेंड करती हुई जो वहाँ पे अगर अभी डेमोक्रेट्स फिर से अगर आ गई हैरिस, कमला हैरिस, तो इफ़ शी कम्स टू पावर अगेन, तो फिर से ये रेस्ट्रेन और बढ़ेगा कि अब आप अभी आप अटैक मत करो, कम करो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, वैसे नहीं करो, ऐसे करो। इतना फ्री हैंड जो भी मिला हुआ है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में इसराइल का जो बहुत बड़ा रोल होने वाला है वहाँ पे ज्यूज़ कम्युनिटी का। तो अभी आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपके पास 40 दिन का गैप है अभी, ये जो 40 डेज़ का गैप है इसी में आपको सब कुछ अचीव करना है मैक्सिमम। उसके बाद ट्रम्प आया तो शायद चीज़ें और ठीक हो सकती हैं, मतलब आपको और ये सब कुछ मिल सकता है, बट अभी आपको वही इलेक्शंस हैं, ना ही आपको रिपब्लिकन्स ना ही आपको डेमोक्रेट्स ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ज्यूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूएस इलेक्शंस में। तो ये 40 दिन का आपके पास फ्री गैप है, उसके बाद कंस्टेंट्स ऑफ कोर्स आएंगे। और अगर कमला हैरिस आ गई और फिर से ये ओबामा की जो सेकंड करने वाली थॉट आ गई डेमोक्रेट्स की, तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा ही, इसराइल के लिए कम नहीं होगा। तो ये रीज़न है वन ऑफ द, तो ये रीज़न्स है जिससे इसराइल अभी जो भी डिसीजन लेगा, अटैक करना है ईरान पे नहीं करना है, और मतलब व्हाट ऑल द फैक्टर्स जो वो भी अकाउंट कर रहा होगा, दिस वुड बी द मेन फैक्टर्स आई थिंक कि ये कर रहा होगा। एंड एवरीथिंग वो करेगा नहीं करेगा दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट दिस विल बी द फैक्टर्स व्हिच वुड बी इन हिज, मतलब नेतन्याहूज़ एंड जो भी उनके गवर्नमेंट के फंक्शनरी हैं उनके दिमाग में ये फैक्टर्स होंगे। नाउ फाइनली एवरीथिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी जो मैंने बताया, एंड पॉसिबिलिटी के 3 फंक्शंस होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ की पॉसिबिलिटी होने की, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 फंक्शंस ऑफ इंटेंट, कैपेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी नहीं है। बेसिकली इंटेंट तो सब समझ रहे हो कि इंटेंट इज़ आप कितना चाह रहे हो उस गोल को पाने के लिए, है ना? कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास कितने टूल्स, टेक्निक्स, आर्म्स, एम्युनिशंस, इंटेलिजेंस, वॉर्स, मतलब वॉरफेयर टेक, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी वो सब है कि नहीं, कैपेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है, क्योंकि आज के दिन में कोई भी तुरंत नहीं हो रहा है कि आज वॉर हुआ और कल खत्म हो गया, मतलब आपको उसको परसिस्टेंटली लड़ना होगा। द बेस्ट एग्जांपल इज़ यूक्रेन रशिया वॉर। वहाँ पे वही जीतेगा या फिर वही आगे बढ़ सकता है जिसके पास सस्टेनेबिलिटी हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज हो, सप्लाई चेन रेजिलियंस हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आपके पास आर्टिलरीज आ रहे हो, मिसाइल्स आपके टाइम पे डिलीवर हो रहे हो, टेक्नोलॉजी में एमआरओ जो होता है, मेंटेनेंस रिपेयर, जो भी चीज़ होती है वो प्रॉपर्ली एक साइकिल में हो रहा हो। अगर ये नहीं होगा तो आप सस्टेनेबल वर्ल्ड लड़ ही नहीं सकते हो। तो तीनों का मिश्रण होना ज़रूरी है फॉर यू टू डिसाइड कि आप किस लेवल पे कहाँ एंगेज करना चाहते हो। अभी दोनों के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि ये बस एक चीज़ के लिए है, इसराइल के लिए है। अब बात ये है कि इसराइल में बेसिकली अभी देखा जाए तो मतलब मोटे तौर पे ये तीनों चीज़ ही चेक बॉक्स हो रहा है। इंटेंट उसके पास है ही, क्योंकि उसके पास 1 करोड़ ही पॉपुलेशन है ना, 97 लाख बोलते हैं पॉपुलेशन है जी उसकी। और जिसके चार्टर्स में, मिशन विज़न में ही लिखा हुआ है कि हम तब तक लड़ाई करेंगे जब तक एक जीव ज़िंदा रहेगा इस प्लैनेट पे। तो इंटेंट तो उसकी होगी, सर्वाइवल की बात है, तो इंटेंट उसकी बहुत है।
कैपेबिलिटी हमने देख लिया, वर्ल्ड की बेस्ट कैपेबिलिटी एसिलेट में, डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट, यूएसए के आर्म्स एमिनेशंस, यूएसए के साथ मिल जाना, यूएसए के नेवी एसेट्स जो भी डिप्लॉयड हैं, तो कैपेबिलिटी तो है। सस्टेनेबिलिटी भी है, क्योंकि उसके वेस्टर्न जो भी अभी अलायंस हैं, फ्रांस हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गया, एवरीवन इज जर्मनी, एवरीवन इज मतलब सपोर्टिंग दिस इसराइल। और ऐसा चीज़ अगर हम ईरान के साथ देखें, तो ईरान में इंटेंट तो इसके में भी कूट फूट के भरा हुआ है, क्योंकि इसके भी है ना, अगर वो चार्टर में लिख रहा है कि हमको ज्यूज़ को मारने तक काम अपना जिहाद या वो चीज़ें करनी है, तो इंटेंट तो उसकी भी फुल है। अब बात आती है कैपेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में, तो इंटेंट उसकी है ईरान की, बट उसके पास कैपेबिलिटी बहुत कम है। जो भी कैपेबिलिटी छोटा मोटा उसने जो फायरिंग या फिर जो भी उसने कर दिया है, मतलब मिसाइल अटैक्स, वो भी जो प्लेटफॉर्म है वो भी लाइक चाइना टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे बना है, या रशिया के साथ थोड़ा मोड़ा पार्ट बना के उसने वो काम चलाने वाला चीज़ है। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई ऐसा आईपीआर राइट्स है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा कुछ है जो वो इंडिजिनियसली कुछ डेवलप कर रहा होता है। कैपेबिलिटी उसने वही थोड़ा बहुत इधर उधर से करके बनाया हुआ है। बट सबसे बड़ी बात कि सस्टेनेबल नहीं है ना। जब आपके पास इंडिजिनियस कैपेबिलिटी नहीं है, आप एक दो किसी पे डिपेंडेंट हो, तो आप सस्टेनेबिलिटी कर लड़ाई नहीं कर सकते हो। आपके पास एयरफोर्स ना के बराबर है, कोई काम की नहीं है, और इसराइल के सामने तो कुछ ही नहीं, कुछ नहीं है। तो यू डोंट हैव दिस थिंग, यू माइट हैव इंटेंट, इंटेंट तो टेररिस्ट का भी होता है, बट कैपेबिलिटी नहीं होती है, लिमिटेड होती है। और सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट कैपेबिलिटी इज़ तो फिर कुछ हो ही नहीं, होती नहीं है, वही चीज़ है। तो इसराइल इज चेकिंग बॉक्स इन ऑल द थ्री पैरामीटर्स, एंड ईरान इज जस्ट चेकिंग टिक बॉक्स ऑन ओनली इंटेंट वाला चीज़। इंटेंट से बस कुछ नहीं होता है, आप वैसे ही अटैक कर सकते हो, जैसे 7 अक्टूबर को घुस के आपने 5 सिविलियन को मार दिया, 26/11 में जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के टेररिस्ट ने किया, या वैसा आप एक्टिविटी कर सकते हो, फियर मॉन्गरिंग टाइप। बट आप परसिस्टेंटली लड़ाई लड़ने के लिए आपको कैपेबिलिटी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट कैपेबिलिटी चाहिए, जो कि मेजर मिसिंग ईरान में। सो ये सारे फैक्टर्स ही डिसाइड करेंगे, जो मैंने कहा पॉसिबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंट, कैपेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये फाइनली डिसाइड जो भी होगा आपका, ये फैक्टर्स भी होगा कि व्हाट इजराइल विल डू फाइनली, व्हाट वुड हैपन राइट फ्रॉम हियर। सो दिस वाज अ शॉर्ट, आई थिंक इट बिकेम लॉन्ग। तो ये वीडियो था समझाने के लिए कि कैसे इसराइल पे अटैक हुआ, और कैसे ये कोई बड़ा पार्ट ऑफ गेम तो नहीं है, क्या जानबूझ के इसराइल ने ऐसा परिस्थिति क्रिएट कर दिया कि ईरान ने अटैक किया, और ये उसके वन ऑफ द रीजन बन गया ना। ईरान ने अटैक किया, ये उसके रीजन बन गया कि इसराइल अब कुछ करेगा बड़ा। तो दिस टाइम विल सी, ये टाइम को मतलब टाइम बताएगी कि ये क्या होने वाला है इस पे। सो दिस इज द थिंग, बट दिस इज वेरी ट्रू। ऑक्टोपस वाला जो है, ईरान, हिजबुल्ला, हमास एंड हौथीस। सो वी नीड टू बी वेरी मच पेशेंट कि अब क्या होगा, एंड every day, every hour, things are unfolding in a very different way. So we should be cautious. At the same time, we can मतलब एटलीस्ट सी ना कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं होने के, एंड इंडिया पे फिर अलग रेमिफिकेशंस का एक अलग होगा। चीज़ें अगर ईस्ट जाएंगे तो अलग चीज़ होगा, चीज़ें वेस्ट होंगी तो कुछ अलग होगा। तो दैट इज़ ऑल्सो अप टू सी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कि इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा इसका। सो दैट्स इट, थैंक यू।